Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about the indirect method of a cash flow. This video is a part of cash flow statement. Let's start our video. तो डायरेक्ट मेथड में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली कैसे सॉल्व करा जाता है कैश में जो नेट कैश है, इनफ्लो है कि आउटफ्लो, वो डिसाइड करने के लिए डायरेक्ट नेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा हमने. अब इसमें क्या देखेंगे, हम नेट प्रॉफिट से अपोजिट जाएंगे. नेट प्रॉफिट में जो भी हमने नॉन कैश आइटम माइनस किया है या फिर प्लस किया है, जो भी कैश से ट्रांजेक्शन रिलेटेड नहीं है उसका अगर हमने कुछ भी यूज किया है तो वो सब हम डिडक्ट करते चले जाएंगे, एड बैक करते चले जाएंगे अगर हमने उसे माइनस किया तो सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें, इसको किससे स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से. प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ये स्टार्ट होगा और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा तो वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक, और इसमें चेंजेस इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी ये भी आएगा, लॉस ऑफ सेल्स ऑफ एसेट्स, अदर जो भी इफेक्ट है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसमें 3 आएंगे. ठीक है, उसमें सिर्फ ऑपरेटिंग आया था, इसमें आएंगे 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. तो दिस इज द होल फॉर्मेट ऑफ इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो. ये ऑपरेटिंग का पार्ट है. ऑपरेटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, इसकी भी एडजस्टमेंट होती है, हम देखेंगे और इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. तो ये जो नेट प्रॉफिट है उसमें जो एडजस्टमेंट्स आती है, जैसे कि आ गया डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोविजन, ये सब जो है वो नॉन कैश आइटम है, ये कैश से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, और ये कैश से रिलेटेड है तो ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए ये सब याद करो. प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब एडजस्ट होते हैं. तो अपन जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट निकले उसमें से अपन को ये वापस रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसको हमने माइनस किया उसको हमको प्लस करना पड़ेगा. फॉर सपोज डेप्रिसिएशन हम लोग नेट प्रॉफिट में डेबिट साइड में लिखते हैं, याद करो फॉर्मेट, तो वो अपन को एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है. वैसे ये सबको भी एडजस्ट करना होता है, ये हम लोग और डिस्कस करेंगे आगे. उसके बाद आ जाता है वर्किंग कैपिटल का पार्ट. वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो भी होते हैं ना वो आएगा. तो ये एसेट्स जो भी है वो ऐड हो जाएगा अगर डिक्रीज इन एसिड्स है तो, और अगर इंक्रीज इन एसिड्स है तो वो लेस हो जाएगा. जस्ट अपोजिट होता है ये ना, आप अच्छे से समझिए. देखिए सपोज कर लीजिए अगर करंट एसेट्स है, ये ना मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल टेम्परेरी पार्ट में होता है. जैसे कि अभी एसेट्स की वैल्यू 1 लाख, थोड़े दिन बाद वो हो गई 1.5 लाख, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद हो गई वो 1 लाख. तो वो चेंजेस बस कॉपी में हो रहे हैं, मतलब इन रियल नहीं हो रहे हैं, कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है. तो वही अपन करते हैं, जैसे अपन इंक्रीज कर देते हैं, जैसे करंट देखो फॉर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, करंट एसेट्स वगैरह छोड़, सिर्फ एसेट्स लेते हैं. जस्ट सपोज वी हैव लैंड, लैंड की वैल्यू है 1 लाख रुपए, ईयर एंड तक वो हो गई 2 लाख. तो अपन क्या सोचेंगे कि 1 लाख से बढ़ गया तो अपन सीधा बैलेंस शीट में क्या डाल देते हैं, 2 लाख. लेकिन अपन को क्या पता है कि वो तो 1 लाख ही है, अभी तक तो वैल्यू 1 लाख की, अपने पास कैश तो आया नहीं है 2 लाख का, तो वो अपन सेल करेंगे तभी आएगा. तो वही चीज को दिखाने के लिए अगर कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है करंट एसेट्स की तो वो अपन क्या करेंगे, लेस करेंगे. ठीक, और कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे. वही सपोज लैंड की वैल्यू 1 लाख थी, 80,000 हो गई, तो 20,000 से बैलेंस शीट में क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट कम दिखा रहा है. तो वही अपन एड बैक करेंगे क्योंकि ये कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही नहीं है. अगर अपन ये चीज को नहीं समझेंगे अच्छे से तो ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है अपने लिए. तो ये अपन बहुत ईजी है, एकदम आराम से समझो तब समझ में आएगा. और इसका जस्ट अपोजिट करना, अगर कोई करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो एड बैक होगा, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो लेस होगा. अगर एसेट्स का आप अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपको लायबिलिटी ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा कि लायबिलिटी में होता क्या. उसके बाद आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ठीक, उसके बाद टैक्स पेड, ये भी इसका भी क्या बोलते हैं वर्किंग नोट होता है, ये भी अपन बहुत अच्छे से समझेंगे. कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर प्लस माइनस कर देते हैं जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहता है, लेकिन ये जनरली नहीं आता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये अपना आ जाता है नॉन नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. उसके बाद आ जाएगा हमारा डिस्क्राइब किया है कि कैसे कोई चीज नॉन ऑपरेटिंग में, मतलब ऑपरेटिंग में कौन सी चीज नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है. नॉन ऑपरेटिंग मतलब जो रेगुलरली टर्म्स में नहीं होती है, जैसे कि सेल किया हमने कोई भी लैंड, तो उसका जो प्रॉफिट है वो हमारे लिए क्या है, नॉन रेगुलर है. रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होता लैंड, हम अगर प्रॉपर्टी डीलर है तो वो फिर हमारे लिए ऑपरेटिंग आ जाएगा. लेकिन अगर हम लैंड डीलर है ही नहीं, हम नॉन ऑपरेटिंग में टर्म्स में है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, प्रॉफिट ऑन द सेल. तो ये अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये अपन को क्या करना होगा, माइनस. वाइस वर्सा लॉस ऑन द सेल ऑफ लैंड, तो वो अपन को ऐड बैक करना होगा. ठीक, और इसका जो मेन ट्रांजेक्शन होगा वो अपना कहाँ पे दिखेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखेगा. ठीक है, ऑपरेटिंग में सिर्फ और सिर्फ रेगुलर चीज आएगी. अब जैसे कि इसमें बोला देखो नॉन कैश आइटम, ये दे डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन कैश. जो नॉन कैश आइटम होते हैं वो कैश के बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं करते, इसलिए हम माइनस प्लस करते हैं ताकि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ कैश आ सके हमारे पास कि हमारे पास है कितना कैश. ठीक है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हो रही है बिजनेस में, वो उसका एडजस्टमेंट अपन को दिखाना पड़ेगा. ठीक है, नॉन कैश आइटम में क्या क्या आएगा, आप ये समझिए कि जो भी नॉन कैश आइटम है वो अगर ऐड हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अपन पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख चुके हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर वो चीज ऐड हुई है तो इसमें क्या होगी, वो माइनस. और अगर कोई वहां पे माइनस हुई है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है, तो वो हमारे कैश फ्लो में एड बैक हो जाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एड बैक टू द नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये
कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। सिमिलरली एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, ट्रेड, पेटेंट्स, ये सब जो भी है हमारे इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब भी क्या हो जाएंगे, एड बैक हो जाएंगे, क्योंकि कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है। ये बात याद रखना कि जो भी चीज कैश को बढ़ावा नहीं दे रही है, कैश नहीं लेके आ रही है, वो चीज हम लोग को एडजस्टमेंट में एडजस्ट करनी है। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब जो भी चीज नॉन एग्जिस्टेंस प्रेजेंट फिजिकल वे में एग्जिस्ट नहीं करती। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो भी हमने बिजनेस स्टार्ट किया उससे पहले का जो एक्सपेंसेस है वो होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। तो रिटर्न ऑफ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, क्योंकि इसका भी कोई कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉन कैश आइटम है, सिर्फ हम दिखाते हैं। प्रॉफिट और लॉस और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम सिंपल फंडा है, प्रॉफिट होगा तो माइनस होगा और लॉस होगा तो एड बैक होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो प्लस होता है इसलिए अपन को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना कि ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग का पार्ट होगा जब आप उसी चीज में रेगुलर बेसिस पे अपना काम चला रहे हो, तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आपको अगर एमोटाइजेशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा तो अब वो आपको एडजस्टमेंट करके निकालना होता है, उसका भी एक अकाउंट है, वो भी अपन सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस किसमें आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो क्या होता है, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास एक ऐसा पैसा जा रहा है मतलब वो आउटफ्लो हो गया, आउटफ्लो होगा मतलब वो माइनस होगा कैश में। सिंपल सा फंड है एकदम, हम कैश से ही रिलेटेड, अपना दिमाग सिर्फ कैश में ही लगाना, बाकी दुनियादारी को बाहर में जान दो। कैश अगर आया तो वो ऐड होगा, कैश अगर गया तो वो माइनस होगा। अगर सिमिलरली अगर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता तो पैसा हमको मिला, मिला मतलब वो क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। ये सब वही देखो, प्रोविजन हम सिर्फ बनाते हैं, कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता उसमें, ये कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं कैश का, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, एड बैक करेंगे। अपन क्या एक अलग से कैश के अमाउंट से एक अलग से प्रोविजन के लिए बना देते हैं, ताकि अगर इन फ्यूचर कोई लॉसेज हो तो अपन उसको एंटिसिपेट कर पाए। लेकिन अपन अभी क्या बोल रहे हैं, सिर्फ कैश अगर जा रहा है, अपने पास से जा रहा है, वो प्रोविजन फिर भी हमारे पास है, तो वो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। वैसे ही प्रोविजन फॉर टैक्सेस, डिविडेंड, परचेज एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये तो भाई उसका पार्ट है अपना इन्वेस्टिंग का। बाकी ये टैक्स एंड डिविडेंड किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ठीक। इन्वेस्टिंग मतलब अपन अगर किसी से लोन लिए हैं तो वो हमारे लिए क्या है, लोन बोलती हूँ, अगर हमने शेयर्स सेल किए, सामने वाला हमारी शेयर्स ले रहा है, बाय कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग में आएगा, हमने उसे डिविडेंड दिया। अगर हम किसी से डिविडेंड ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। अगर मैं किसी चीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो वो इन्वेस्टिंग ही होगा ना, मैं किसी कंपनी का दूसरे का कंपनी का शेयर ले रही हूँ, डिविडेंड अपना को मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है मतलब वो किसका पार्ट हो गया, इन्वेस्टिंग का, क्योंकि हमने किसी में इन्वेस्ट किया, और कोई हम पे इन्वेस्ट कर रहा है मतलब वो फाइनेंसिंग है, ठीक है, हमको फाइनेंस कर रहा है, हमको पैसा दे रहा है, तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। 3 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। ये देखो इसमें बोल रहा है ये फाइनेंसिंग का पार्ट, फाइनेंस अगर इंटरप्राइज है तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट पे करना, उसका मेन काम हो जाएगा। लाइक बैंक का मेन सोर्स क्या है, इंटरेस्ट पे करना और इंटरेस्ट रिसीव करना, ठीक है, तो ये उसके लिए ऑपरेटिंग का पार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा उसके लिए। इंटरेस्ट जो है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहा है किसी चीज में और उसको मिल रहा है पैसा, तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो किसका पार्ट हो जाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा। यही मैं आपको समझा रही थी उस टाइम पे। और अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड का भी सेम फंड है। अगर हम किसी से डिविडेंड ले रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, एकदम दिमाग में घुसा लो। अगर हम कहीं किसी चीज में इन्वेस्ट किया, हमको पैसा मिल रहा है, तो वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर हम किसी से लिए हैं कुछ भी चीज, लोन या फिर शेयर, कोई हम पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। बस ये 2 चीज अगर आपने बैठा ली ना, तो आपको इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड और रिसीव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ऑपरेटिंग से इसको एडजस्टमेंट भी करना रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ये, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन इनकम। टैक्स का पार्ट जो हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है, टैक्स पेड होता है, और अगर कोई टैक्स आइडेंटिफाई नहीं होता तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसा ये बोल रहे हैं। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट्स जो है उसमें करंट ईयर का जो प्रोविजन है उसको लेते हैं, एड बैक कर देते हैं किसमें, करंट ईयर के नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये रहता है अपन को, और दिया क्या रहेगा कई बार क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो करंट ईयर प्रॉफिट याद रखना, करंट ईयर प्रॉफिट ना कि प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का जो भी टैक्स है, प्रॉफिट बोल रही हूं मैं, करंट ईयर का जो भी टैक्स प्रोविजन है वो अपन को लेना है, ठीक। और उसके बाद जो है, और टैक्स पेड किस में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा, जो अपन लास्ट में देखे थे ना, टैक्स पेड माइनस हो रहा था आखिरी में, वो। ये ना आपको ना मैं बता रही हूँ काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये ऐसा। एक बार आप ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट, आखिरी में जब अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। और हाँ, प्रोविजन फॉर
टैक्स अकाउंट भी बनता है, वो भी देखेंगे, एकदम ईजी रहता है। देखो ये है अपना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। आई नो काफ़ी लोगों को इसमें बहुत दिक्कत होती है, मेरे को भी बहुत कंसर्ट लगता था, लेकिन जब मेरे को ये एक बार समझ में आया ना तभी मेरे को बहुत ईजी लगने लग गया कि ये अच्छा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आ जाता है अपना बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, प्रोविजन का जो भी बैलेंस होता है। ठीक है, करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो यहाँ पे आ जाएगा अपना, और बैलेंस फिगर क्या आता है, टैक्स पेड। या तो कभी ये नहीं दिया रहेगा या तो कभी ये नहीं दिया रहेगा, यही दोनों को मिसिंग फिगर के लिए अपन क्या निकालते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये अपन कहाँ पे यूज करेंगे, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा ना उसमें ये आएगा अपना मेन। ठीक, और ये कहाँ पे आएगा, आखिरी में, ऑपरेटिंग के जो लास्ट में जो टैक्स पेड करके माइनस करते हैं ना उसमें आएगा। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है, टैक्स पेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बोलूँ, आपको इससे समझ में आएगा। मेरे को खुद कंसर्ट लगता था ये, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व किया ना 2-3 बार तब मेरे को समझ में आया कि ऐसा ऐसा होता है। देखो बैलेंस अपन को दिया हुआ है, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस भी दिया हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है। अपन को क्या निकालना है, टैक्स पेड निकालना है। ठीक है, ये हो गया अपना करंट ईयर का प्रोविजन। ठीक है, ये क्या हो गया, करंट ईयर का प्रोविजन हो गया, और ये हो गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें अपन को और डिटेल नहीं दी हुई है तो एकदम सिंपल कैलकुलेशन होगा इसमें। तो ये आ गया प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक, नेट प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, यही अपन को बिफोर वाला ही लेना है, आफ्टर वाला नहीं लेना है। आफ्टर वाले के लिए एडजस्टमेंट करना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, प्रोविजंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे इसको आफ्टर लिखना था क्योंकि ये प्रोविजन को पे कर चुका है, हटा चुका है, मतलब कैश के जो प्रॉफिट है ना उसे प्रोविजन को वो हटा चुका है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन क्या है, नॉन कैश आइटम है, इसलिए अपन को एड बैक करना पड़ेगा, तभी अपन को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, उसके बाद ये देखो, तो देखो 40,000 तो आ गया वो दोनों का डिफरेंस। ठीक, उसके बाद ये जो प्रोविजन है ये अपन फाइंड आउट करेंगे, अपन डायरेक्ट यहाँ से नहीं ले लिया ये यहाँ से डायरेक्ट नहीं लिया ये देखो, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, ये दोनों लिया, और देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी तो ये क्या किया, प्रोविजन को 15,000 ले लिया करंट ईयर का। ठीक, तो ये आ गया अपना प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का जो लेते हैं। उसके बाद ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जो कैलकुलेशन है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में फिर एडजस्टमेंट्स होती है, मेन अपन को यही फाइंड आउट करना होगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 55,000 आ गया, लेस करेंगे क्या, इनकम टैक्स पेड, और कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई, मेन आपको टैक्स के बारे में समझा रहा है इसलिए आपको टैक्स पेड माइनस किया है, ये टैक्स जो हमने पे किया है डिफरेंस से निकला है, मैं ये क्यों दिखा रही हूँ, ये बैलेंस से निकला ये 10,000, तो वो माइनस हो गया, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब ये देखो, जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, प्रॉफिट दिया हुआ है अपन को, दोनों का डिफरेंस 40,000 सेम है। ठीक है, प्रोविजन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर टैक्स पेड वाज 12,000, तो अपन को क्या निकालना है, प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना है। बैलेंस दिया हुआ है, वहां पे ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई थी इसलिए अपन नॉर्मल सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक, तो वो अपन को लेना, इंक्लूड करना पड़ेगा अपने में। और मैंने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपका अकाउंट बनवाया था प्रोविजन फॉर टैक्स का, उसे मैंने बताया था या तो करंट ईयर का प्रोविजन निकालने को बोलेगा या तो टैक्स पेड निकालने को बोलेगा। अपन के पास क्या दिया हुआ है, टैक्स पेड कितना किए वो दिया हुआ है, तो अपन को प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का निकालना है, बैलेंस दिया हुआ है अपने पास। चलो शुरू करते हैं, देखो बैलेंस लिख लिए 10,000, 15,000, टैक्स पेड किया था उसने 12,000, तो अपना क्या आ गया बैलेंस फिगर 17,000, क्या आ गया, करंट ईयर का प्रोविजन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें ये जो प्रॉफिट आया उसमें प्रोविजन ऐड करेंगे, तो क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया उसमें अपन 12,000 माइनस कर देंगे, टैक्स माइनस होगा तो अपना क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये देखो, ये 40,000 और 17,000 ऐड किए तो नेट प्रॉफिट आ गया। अब नेट प्रॉफिट में ऐड कर लेस कर दिया टैक्स पेड, तो ये क्या आ गया अपना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, आया समझ। आई नो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मुझे भी काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप एकदम अच्छे से सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगा। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप एक बार कॉपी में ये फॉर्मेट बना लें, उसके बाद आगे का समझें, क्योंकि ना उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि ये बोला था, ये अकाउंट था, ये ऐसा हुआ, तभी आएगा। देखो अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इनको प्रोविजन का बैलेंस दिया हुआ है, और इसमें क्या दे दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था, बैलेंस तो दिया ही रहेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का दिया रहेगा, तो अपन को क्या निकाल लेना है, टैक्स पेड। ठीक, एक बार देख लो आप, ताकि आपको समझ आए कि मैं बोल क्या रही हूँ। कहाँ गया, वेयर इज प्रोविजन अकाउंट, हियर इज प्रोविजन अकाउंट। तो मैं क्या बोली थी, बैलेंस दिया हुआ है ये, और करंट ईयर का
प्रोविजन भी दिया हुआ है तो अपन क्या निकालेंगे, टैक्स पेड। अगर टैक्स पेड दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है तो अपन प्रोविजन निकालेंगे। बस यही चीज निकालना रहता है। और प्रोविजन का यूज कहाँ पे होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले में एडजस्टमेंट होगा, और टैक्स पेड का यूज कहाँ पे होगा, ऑपरेटिंग में होगा। ठीक, और डाउन करो। अब देखो, अब इसको अपना खुद से सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक, उसके बाद फिर वीडियो ऑन करके देखो कि होता क्या है। तो यहाँ से आ जाएगा नेट प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया हुआ है और करंट ईयर का प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक, उससे आप टैक्स पेड निकालोगे। अब प्रोविजन दिया हुआ है तो डायरेक्ट ऐड कर लो, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर में ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स, तो क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसमें लेस कर दो टैक्स पेड। टैक्स पेड आप कैसे निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। देखो बैलेंस, प्रॉफिट जो दिया हुआ, प्रोविजन जो दिया हुआ था करंट ईयर का, और कैश, मतलब बैंक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बैंक ही नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो टैक्स पेड निकल गया। बस कुछ नहीं, बस यही था अपना ऑपरेटिंग। आई नो काफी कंजट है, अभी और आपको बहुत कुछ डिस्क्राइब करना है ऑपरेटिंग के बारे में। ऑपरेटिंग ही कंजट काम है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो गुड गुड है, एक बार समझ जाओगे, इजी वन। अब इन्वेस्टिंग में आप एकदम खुले दिमाग से सोचना। आप एक शॉपकीपर हो, आपको लेना है लैंड, ठीक है, तो वो आपके लिए हो जाएगी इन्वेस्टिंग। ठीक है, आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा, जो बचा हुआ है आपके पास, जो भी प्रॉफिट है, जो भी कुछ भी है, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना, तो वो क्या हो जाएगा, आप लॉन्ग टर्म के लिए ही करोगे, तो वो अपना क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म है एसेट्स, या तो आपने किसी को लोन प्रोवाइड किया है, तो वो भी आपके लिए एक इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इन्वेस्टिंग में आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि आपको अगर कुछ भी चीज रिसीव हो रहा है, मतलब आपने इन्वेस्ट किया है किसी चीज में, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रिसीव्ड, इंटरेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में, सॉरी इंटरेस्टिंग बोल रही हूँ मैं। और बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं। सेल केस किए तो माइनस होगा, और अगर सेल किए तो पैसा आया तो वो ऐड होगा। ठीक, ये सब एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया भी रहेगा कि क्या क्या होता है। ठीक, उसके बाद ये देखो, मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेल किया मतलब ऐड, ठीक, परचेज किया मतलब माइनस, कुछ भी चीज परचेज किया, परचेज आया मतलब माइनस होगा। ठीक है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेल किया तो ऐड होगा, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड, डिविडेंड रिसीव्ड ऐड, तो ये अपना आ जाता है नेट प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टिंग। देखो इन्वेस्टिंग बहुत ईजी बोली ना। अब इन्वेस्टिंग का क्या होता है कि जो इन्वेस्टिंग वाला रहता है पार्ट, उसमें अपन को ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कर देते हैं, वो ये ले आते हैं मशीनरी डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला बनाने का। उससे क्या होता है, अपन को ना दिक्कत हो जाती है कि अपन को कहाँ से करना है, क्या करना है। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन ये आपने पढ़ा होगा, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो भी देख लो, हो सकता है आपको समझ आ जाए मेरे से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब दो अकाउंट तो बनी गई, मशीनरी का, डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 37,500 विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 21,000 सोल्ड फॉर 18,200 कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो दो अकाउंट तो बनेगा, और तीसरा अकाउंट बनेगा मशीनरी सोल्ड का। अब या तो आप ये मशीनरी अकाउंट में ही एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आपको मशीनरी अकाउंट को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी तो आप एक सिंपल सा मशीनरी सोल्ड अकाउंट बनाओगे तो बहुत ईजी हो जाता है। अभी ये इग्नोर करो आप, ये सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं वर्किंग नोट। ठीक, मशीनरी का बैलेंस जो है, मशीनरी का बैलेंस आप एसेट्स है, एसेट्स का अकाउंट में डेबिट साइड में होता है। ठीक, और अगर क्रेडिट है तो उसका बैलेंस किस साइड आएगा, मतलब लाइबिलिटी है हमारी कोई चीज, तो वो उसका बैलेंस किस साइड आता है, डेबिट, क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अगर एसेट्स है तो उसका अकाउंट डेबिट साइड बैलेंस, और अगर लाइबिलिटी है तो उसका अकाउंट क्रेडिट साइड। तो मशीनरी हमारे लिए एसेट्स है हमारी, तो इसका बैलेंस क्या आएगा, इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन डेप्रिसिएशन तो हमारे लिए लॉसेज है, लॉसेज और लाइबिलिटी हमारी डेबिट साइड में आती है, तो आएगी क्रेडिट साइड में आती है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, और बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन आ जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखो ये है अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो बैलेंस आया राइट साइड में, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन आया लेफ्ट साइड में। ठीक, अब उसके बाद जो ये है, उसके बाद जो भी मशीनरी सोल्ड हो रही है, देखो इसमें मशीन सोल्ड कौन सी हो रही थी, 37,500। अपन को एक्यूमुलेटेड में इससे कोई मतलब नहीं, अपन को देखना है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है इसका, इतना है 21,000। तो ये आप सीधा सीधा टू मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट से जा रहे हैं, जा रहा है मतलब डेबिट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21,000, कहाँ जाएगा, मशीनरी सोल्ड अकाउंट में। ये बात याद रखना, डेप्रिसिएशन में अगर कुछ भी चीज ऐड हो रही है, मतलब अगर उस चीज का अमाउंट को वो बढ़ा रही है, तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो। ठीक,
और अगर वो डेबिट साइड का बैलेंस है तो कुछ भी चीज अगर वो बढ़ा रहा है, इंक्रीज करे, जैसे कि एसेट्स अकाउंट में और मशीनरी परचेज करे तो वो डेबिट साइड को इंक्रीज करेगा। मशीनरी परचेज करके डेबिट साइड में ही जाते हैं अपन, ठीक। तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरी डाउन आया। अब मशीनरी का क्या आ गया, 21,000 का जो भी मशीनरी जा रहा था वो ले लिया। अब जो बैलेंस आया वो हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस फिगर, मतलब क्या है, ये डेप्रिसिएशन, जो भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ड्यूरिंग द ईयर हमको कितना डेप्रिसिएशन लगा, ठीक। और ये मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, मैं आपको बता रही हूँ, मशीनरी सोल्ड अकाउंट बनाना। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे प्लस, क्योंकि ये डेबिट साइड का है, एसेट से हमारे लिए, तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, इधर से, ठीक। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन बाय मशीनरी सोल्ड, ये आ जाएगा मशीनरी जा रहा है, जा रहा है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो जा रहा है तो इस साइड से, और अगर आ रहा है, अगर मशीनरी आता तो वो इधर आता, ठीक। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपको मशीनरी वाला जो चैप्टर है ना उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आ रहे जा रहे, ठीक। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस लिखा गया, कैरिड डाउन, और यहाँ पे जो बैलेंस आया अगर वो इस साइड आया तो ये क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, लेकिन अगर भाई बैलेंस इस साइड आ जाता तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मशीनरी सोल्ड अकाउंट, मशीनरी सोल्ड अकाउंट में क्या करना है अपन को, इधर मशीनरी जा रहा है तो उसका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। डेप्रिसिएशन से 21,000 आ गया और बैंक से आ गया 18,200, ठीक। और मशीनरी कितने की थी, 37,500 की, तो ये दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर है इन दोनों से वो ज्यादा है, तो यहाँ पे आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा तो ये इस साइड पे, लॉस आएगा तो वो इस साइड पे, ठीक। तो ये था अपना मशीनरी का ओवरऑल। अब आ जाते हैं अपन फाइनेंसिंग में, तो अब आ जाते हैं अपन फाइनेंसिंग में। फाइनेंसिंग में क्या होता है, जो भी पैसे से रिलेटेड है वो फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाता है। हमने किसी को लोन दिया तो वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन हमने किसी से लोन लिया, हमने किसी को शेयर, मतलब हमने किसी को शेयर ऑफर किया तो वो क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाएगा। तो ये देखो, ये सब एग्जांपल है अपने फाइनेंसिंग के, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, रिपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोइंग, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये सब किस में आ जाएगा, अपना फाइनेंसिंग में, ठीक है। अब देखो फाइनेंसिंग तो सबसे इजी है, मतलब इन्वेस्टिंग से भी ज्यादा इजी है। इन्वेस्टिंग में अगर वो मशीनरी अकाउंट वगैरह ना दे तो वेल गुड, वो भी बहुत इजी है। फाइनेंसिंग तो उससे भी ज्यादा। देखो फाइनेंसिंग में आपको 3 एडजस्टमेंट करने बोला है, फटाफट हो जाएगा। 2,000 के शेयर्स परचेज किया है जो कि 10 रुपए पर शेयर है, तो ये क्या होगा, 2,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 20,000। 20,000 के शेयर वो क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। इशू कर रहा है मतलब पैसा आ रहा है, ना कि पैसा जा रहा है। अगर हम रिडीम करते तो वो क्या होता, पैसा जा रहा है, रिडीम करने का मतलब हम वापस दे रहे हैं पैसा, और इशू कर रहे हैं मतलब हमें पैसे की जरूरत है, हमारे पास पैसा आ रहा है, शेयर दूसरों के पास जा रहे हैं, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो क्या होगा, 20,000 इशू ऑफ इक्विटी, ठीक। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ 8% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का रिडीम हो रहा है, रिडीम हो रहा है मतलब जा रहा है, तो 10,000 के प्रेफरेंस शेयर था, कितने में रिडीम हो रहे हैं, 10% एक्स्ट्रा में रिडीम हो रहा है, रिडीम एट 10 प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम यानी कि एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट के अलावा, डिविडेंड के अलावा हम एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं, किसको, प्रेफरेंस शेयर वाले मेंबर्स को। तो 10,000 में अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, एक मिनट यार, प्लस कर देंगे 10%, समझ जाओ परसेंट है, वो आ जाएगा 11,000। रिडीम करने मतलब पैसा जा रहा है, जा रहा है मतलब ब्रैकेट, ठीक है, माइनस का साइन है वो। उसके बाद क्या बोला, डिविडेंड पेड 2,000, तो डिविडेंड हमने पे किया मतलब पैसा जा रहा है, तो डिविडेंड पे। और अगर सपोज करो डिविडेंड रिसीव लिखा होता है यहाँ पे, तो किसका पार्ट होता, इन्वेस्टिंग का, डोंट फॉरगेट, ठीक है। अब ये आखिरी है, ये कैश बैलेंस, नेट इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द कैश ऑपरेटिंग। सबसे पहले आपने ऑपरेटिंग का पूरा एडजस्टमेंट किया, ऑपरेटिंग का आ गया, फिर इन्वेस्टिंग का किया, इन्वेस्टिंग का आ गया, फिर फाइनेंसिंग का किया, फाइनेंसिंग का। अब तीनों का बैलेंस ऐड करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई चीज में नेगेटिव बैलेंस भी दिया हो, जैसे कि ऑपरेटिंग में 1 लाख है, इन्वेस्टिंग में 2 लाख है, 3 लाख हो गया, लेकिन फाइनेंसिंग में अपना लॉस दिखा रहे हैं 2 लाख से, तो अपना नेट क्या आएगा, 1 लाख। 3 लाख था, 2 लाख का लॉस दिखा रहे तो 1 लाख अपना नेट, ठीक। उसमें जो नेट में ना, नेट हमारे पास जो भी बैलेंस है उसमें अपन क्या करते हैं, कैश इन हैंड को, कैश एट बैंक को, दोनों को क्या करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, ओपनिंग का पूरा जो चीज है वो अपन ऐड करेंगे किसमें, जो हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट में, तो अपन को क्लोजिंग का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और शॉर्ट टर्म, ये तीनों का ऐड किया। ऐड करने के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ये तीनों का जब अपन ऐड करेंगे तो इसका अमाउंट इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। इसमें एक और चीज ऐड होगा, वो है क्या, ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। ये देखो, ये पूरा ओवरऑल बताया आपको फॉर्मेट के थ्रू कि ये कैसा होता है फॉर्मेट, एक बार आप भी देख लीजिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे अपन को इजी जाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे कि होगा कैसे, ठीक।
तो ये अपन